डायरेक्ट एविडेंस के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। अगर आपने इसको नहीं समझा, आप बार बार आगे जाके कंफ्यूज होगे। क्यों कंफ्यूज होगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ये जो एक्सप्रेशन डायरेक्ट एविडेंस है, ध्यान रखिएगा, ये दो सेंस में इस्तेमाल होता है। इसीलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी दो सेंस में या दो कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। एक समझिएगा, कई बार हम लोग डायरेक्ट एविडेंस को कंपेयर करते हैं हियर से एविडेंस से। यानी हम लोग ये समझते हैं कि डायरेक्ट एविडेंस और हियर से एविडेंस में क्या फर्क है। तो कई बार हम लोग डायरेक्ट एविडेंस को हियर से के साथ मिला के पढ़ते हैं, और कई बार हम लोग डायरेक्ट एविडेंस को सरकमस्टेंशियल एविडेंस के साथ मिला के पढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि दोनों में, दोनों जगह पे इस डायरेक्ट एविडेंस का मतलब बदल जाता है, काफी हद तक बदल जाता है। इसीलिए कहा गया है कि डायरेक्ट एविडेंस दो सेंस में इस्तेमाल होता है। अब वो कौन कौन से सेंस है, आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं डायरेक्ट एविडेंस को जब हम लोग हियर से मिला के पढ़ते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम अपने सेक्शन 55 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये कहता है कि ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस आपको समझ में आ गया। ओरल एविडेंस जो गवाह जो होते हैं अपने मुंह से देते हैं, यानी जो वो गवाही देते हैं कोर्ट में, उसे हम लोग कहते हैं ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। सेक्शन 55 क्या कह रहा है, जब भी कोई गवाह कोर्ट में आके गवाही देगा, ओरल एविडेंस देगा, तो वो ओरल एविडेंस जो है डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट का क्या मतलब है समझिएगा। डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि जहां पे विटनेस को जो इंसिडेंट है उसकी उसकी फर्स्ट हैंड नॉलेज होनी चाहिए। अब आप पूछोगे सर फर्स्ट हैंड नॉलेज का क्या मतलब होता है। फर्स्ट हैंड नॉलेज का मतलब यह होता है कि गवाह ने खुद पर्सनली उस इंसिडेंट को देखा हो। जैसे मैंने खुद ए को बी का मर्डर करते हुए देखा है, उसने खुद अपनी कानों से सुना हो। जैसे मैंने खुद बम फटने की आवाज सुनी हो, गोली चलने की आवाज सुनी हो, या मैंने अपने किसी और सेंसेस से परसीव किया हो, बंदूक की नाल सूंघा हो जिससे पता चला हो कि इससे अभी गोली चली हुई है, या जबान से कोई चीज टेस्ट करी हुई कि इसमें लग रहा है कि इसके अंदर कुछ पॉइजनस हो सकता है, ये काफी तेज है। तो जब कोई गवाह को फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है, यानी एक तो होती है कि भाई मुझे पर्सनल नॉलेज है। आप पूछोगे सर आपको पर्सनल नॉलेज, हाँ मेरे पर्सनल नॉलेज है, मैंने अपनी कल बालकनी से देखा है, तो ये क्या हो गई फर्स्ट हैंड नॉलेज। अरे हमने अपनी बालकनी से देखा है, अरे हमने कल ही सुना है, अपने बालकनी में हम खड़े थे, नीचे गोली चली थी, हमने आवाज सुनी, ये क्या हो गई मेरी फर्स्ट हैंड नॉलेज हो गई। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने अपनी बालकनी से नहीं देखा कि मेरी बालकनी के नीचे किसने किसको गोली मारी, बल्कि कोई मेरे कमरे में आया, मेरे फ्लैट पे आया, मेरे कमरे में आया, कहने लगा भाई पता सुना आपको क्या हुआ। हमने कहा क्या हुआ, तो उसने आके कहा ए ने बी को गोली मार दी। हमने कहा अच्छा, हमने कहा अच्छा हमें नहीं पता। अब यहाँ जो मेरी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आई है ये क्या है, ये सेकंड हैंड नॉलेज होगी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, मैंने अपनी कानों से बंदूक को चलते हुए नहीं देखा। यही फर्क है डायरेक्ट एविडेंस में और हियर से एविडेंस में। तो अब आपको समझ में आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस का मतलब क्या हुआ कि गवाह गवाह ने खुद ही घटना को देखा हो, सुना हो, या किसी और सेंस से परसीव किया हो, ये हो गया डायरेक्ट एविडेंस। अब देखिएगा, यहाँ पे उसको पर्सनली नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए सॉ, ए ने देखा, ए सॉ फ्रॉम हिज ओन आईज, ए ने अपनी आंखों से देखा सी किलिंग एक्स, कि सी जो है एक्स को मार रहा है, ए ने अपनी आंखों से देखा। तो ए ने अगर अपनी आंखों से देखा, अब ये कोर्ट में आएगा तो कोर्ट कहेगा आइए वेलकम, बिकॉज यू हैव द फर्स्ट हैंड नॉलेज, बिकॉज द रूल इज दैट द बेस्ट एविडेंस रूल, law always traces the best piece of evidence. So which will be the best piece of evidence, the person who has the personal knowledge or the person who has the hearsay? Obviously the person who has the personal knowledge, that is the best piece of evidence. तो कोर्ट कहेगा आइए, क्योंकि आपको, आपके पास बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस है, आपने अपनी आंखों से देखा है। समझ आ गया, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया अब आपको कि डायरेक्ट एविडेंस का क्या मतलब होता है। अब देखिए, अब हम लोग इस डायरेक्ट को किससे कंपेयर करके पढ़ेंगे, यहाँ पे हियरसे से। हियरसे का मतलब क्या है, हियरसे का मतलब यह है कि विटनेस नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट अदर टोल्ड हिम। विटनेस की जो नॉलेज है, जो गवाह कोर्ट में आ रहा है, उसकी जो नॉलेज है वो फर्स्ट हैंड नहीं है, पर्सनल नहीं है, उसने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा है, सुना है, किसी और ने उसको आके बताया है। ठीक है, तो जैसे देखिए, बी से दैट ए टोल्ड हिम दैट सी किल्ड एक्स। बी ये कहता है कि दैट ए टोल्ड हिम, कि ए ने उसे बताया है दैट सी किल्ड एक्स। अब यहां पे बी
ए की बात को वेरीफाई करने के लिए नहीं आया है। मान लीजिए कि बी को बुलाया गया है इस बात को लेके कि क्या सी ने एक्स को मारा है, इस बात को साबित करने के लिए बी को बुलाया जा रहा है। तो बी कहता है मैंने नहीं देखा होते हुए, मुझे ए ने बताया है कि सी ने एक्स को मारा है। कोर्ट कहेगा अरे ये किसको लेके आ गए यार, अगर 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 ये ए कह रहा है मुझे, बी कहता है कि मुझे ए ने बताया, तो ए को बुलाओ, इसको कहां से बुला लिया तुमने? क्यों? क्योंकि इसकी जो इंफॉर्मेशन है, बी की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, हियर से। और सेक्शन 55 जो है वो तो ये कह रहा है ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ इनडायरेक्टली कि हियर से इज नॉट एडमिसिबल। तो क्या मतलब पता चला हम लोगों को कि हियर से एविडेंस जो है कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं है। बिल्कुल सही समझा आपने। आपको कोर्ट में गवाही के लिए तभी बुलाया जाएगा अगर आपके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज होगी। अगर आपकी सुनी हुई बात है तो आपका जो ओरल एविडेंस होगा कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। हाँ, ये बात सच है कि द रूल ऑफ हियरसे आल्सो कॉन्स्टिट्यूट सम एक्सेप्शंस। सो देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ हियरसे। वन ऑफ द एक्सेप्शन इज, याद करते हुए चलिएगा अभी, बिकॉज वी विल कवर इट लेटर ऑन। One of the exception to the rule of hearsay is that res gestae, which we will cover under section 4 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam. Other than that, there is another exception to the rule of hearsay. मतलब कि if something is the part of the res gestae, if something is the part of the same transaction, then it is admissible. Even though the hearsay is not admissible, but if the hearsay statement becomes the part of the res gestae or the same transaction, then it is admissible. Similarly, if the hearsay is the part of admission and confession, admissible. Similarly, in the case of confession as well as in dying declaration. So there are few exceptions to the rule of hearsay, but as the general rule, but these are some exceptions. These are some exceptions, but not the general rule. But the general rule is that in respect of the hearsay is not admissible. So what is admissible? The evidence has to be direct. समझ आ गया? तो यानी यहाँ पे जो हम लोगों ने डायरेक्ट एविडेंस को कंपेयर किया वो किससे कंपेयर किया? हियर से। कि जो एविडेंस है वो डायरेक्ट है कि हियर से। यहाँ पे हमने इसको सरकमस्टेंशियल से अभी कंपेयर नहीं किया है। ठीक है, आइए अब हम लोग बढ़ते हैं और इसको कंपेयर करते हैं सरकमस्टेंशियल एविडेंस से। अब आपको समझ में आ गया। सो वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ the direct evidence is that the witness has got the first hand knowledge of the incident. So this is one of the meanings of the direct evidence. So that is the reason we compare the direct evidence with hearsay evidence. So direct evidence, the witness has the first hand knowledge. Hearsay evidence, where the witness knowledge is not based what he saw, what he heard, but what other told him. So that is called the hearsay evidence. ठीक है? अब now we are going to compare the direct evidence with the circumstantial evidence. अब देखिए ये है direct evidence. अब now the meaning of the direct evidence will be changed when we compare the direct evidence with the circumstantial evidence. So what is the direct evidence? अब see, when we compare the direct evidence with the circumstantial evidence, the meaning of the direct evidence will be changed. So here in the context, when we compare the direct evidence with the circumstantial evidence, so direct evidence means here is that where the witness has seen the actual fact in issue. The witness has seen the actual fact in issue. I give you an example. Suppose that एक मर्डर हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक मर्डर हुआ है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को मारा है। अब मर्डर को साबित करने के लिए हम लोग दो तरीके के सबूत दे सकते हैं कोर्ट में। In order to establish the offense of murder, in order to establish the guilt of the accused, we have two types of evidences. One is direct evidence. Direct evidence means the witness has actually seen that the A has killed B. The accused has killed the victim. The witness has seen the actual event. That is the direct evidence. Circumstantial evidence, witness did not see the actual fact in issue. Witness did not see the murderer kill the victim, but the witness saw that the accused was running with the knife. The witness saw the accused was buying the knife. The witness saw that the accused was entering in the house of the victim. The victim saw that the accused came out of the house of the victim after 30 minutes, and the accused was holding the knife, and accused was seen one day before
the incident, accused was seen buying the knife and the accused was wearing the blood-stained clothes. These evidences, they themselves or solely do not establish the guilt of the accused, but they are the evidences of the circumstances. So we call that evidence is circumstantial evidence. Indirect evidence, the witness has seen the actual event. A is killing B or the murderer is killing the victim. Suppose that I, being a witness, I see that A is killing B. तो हमने क्या देखा? डायरेक्ट फैक्ट इशू को होते हुए देखा है, लेकिन मैंने ए को बी को मारते हुए नहीं देखा है। मैंने क्या देखा? ए को चाकू खरीदते हुए, ए को बी के घर में जाते हुए, उसके घर से निकलते हुए। ये क्या है? सर्कमस्टांसेस के एविडेंसेस है। तो इन एविडेंस को कहा जाएगा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो इस जगह पे इसकी मीनिंग बदल गई। एक्चुअल इवेंट को देखना, सर्कमस्टांसेस का सबूत, एक्चुअल इवेंट का सबूत, सर्कमस्टांसेस का सबूत। तो डायरेक्ट एविडेंस का मतलब यहां पे क्या हो गया? विच डायरेक्टली प्रूव्स द फैक्ट इन इशू, जो डायरेक्टली प्रूव कर देगा फैक्ट इन इशू। भाई ये डायरेक्टली प्रूव कर रहा है कि नहीं? इसमें आपको कड़ियां जोड़ने की जरूरत थोड़ी है। अगर गवाह जो है पाया गया द विटनेस इज ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल, he can be relied upon because it's a substantive piece of evidence and it can be relied upon by the court. तो A saw B stabbing X and killed. For example, A ने देखा कि B ने X को चाकू मारा और उसको मार डाला। तो if A is reliable, अगर माना गया, अगर मान लीजिए कि A की गवाही सच्ची साबित हो जाती है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, सच्ची साबित हो जाती है, it directly established the murder by B. तो आपको नहीं लगता है कि अगर उसकी गवाही सच्ची साबित हो जाती है तो ये डायरेक्ट तौर पे एस्टैब्लिश कर रही है कि बी ने ही एक्स को मारा है? तो ये जो गवाही दे रहा है, इसकी जो गवाही उसने क्या दिया है? किस चीज की गवाही? डायरेक्ट एविडेंस। वहां पे डायरेक्ट एविडेंस का क्या मतलब था? फर्स्ट हैंड नॉलेज। यहाँ पे इट हैज नथिंग टू डू विद द फर्स्ट हैंड नॉलेज। यहाँ पे किस चीज से मतलब है? एक्चुअल इवेंट तुमने देखा है कि नहीं देखा है। समझ में आ गया? वहां पे डायरेक्ट एविडेंस का मतलब क्या था? कि तुम्हें फर्स्ट हैंड नॉलेज होनी चाहिए। यहां पे डायरेक्ट एविडेंस का मतलब क्या है? एक्चुअल इवेंट को देखना, एक्चुअल इवेंट को खुद देखना। ठीक है, अगर किसी और ने बताया तो वो फिर हियर से बन जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अंदर नोबडी सॉ द मर्डर, इसमें गवाह ने मर्डर होते हुए नहीं देखा है। इट प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ द सर्कमस्टांसेस, ये कड़ियों के सबूत देता है। खून लगा हुआ कुर्ता, दीवार में खून, जूते के निशान, मर्डरर के जूते के निशान, मर्डर का हाथ, फिंगरप्रिंट्स पाई गई, मर्डरर का मोटिव, मर्डरर को भागते हुए देखा गया, चाकू खरीदते हुए देखा गया। परिस्थितियों के एविडेंसेस, उन्हीं को कहा जाता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। फिर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं कि वो डायरेक्ट एक्चुअल इवेंट का सबूत है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का सबूत है। जैसे यहां पे देखिए, एफ सॉ, एफ ने देखा कि बी एंटर कर रहा है एक्स के घर में। उसने देखा कि बी जो है चाकू लिए हुआ है। उसने देखा कि बी जो है एक दिन पहले चाकू खरीद रहा है। उसने देखा कि बी जो है पहले धमकी दे चुका था मारने के लिए। उसने देखा कि बी जो है ऑफेंस के बाद भाग रहा था। उसने देखा कि आखिरी बार जो विक्टिम है उसको अक्यूज्ड के साथ देखा गया, लास्ट सीन, लेकिन किसी ने मर्डर होते हुए नहीं देखा। इसमें मर्डर होते हुए देखा गया, इसलिए डायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, अब यहां तो आपने समझ लिया। अब दोनों की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? देखिए, अगर डायरेक्ट एविडेंस जो गवाह कोर्ट में आके दे रहा है गवाही, अगर पाया गया कि वो गवाह सच्चा है, रिलायबल है, तो उसकी अकेले की गवाही पे सजा हो सकती है। अकेले एक इंसान की गवाही पे, जरूरी नहीं है कई सारे गवाह लेके आओ। अगर पाया गया सच्चा है, रिलायबल है, उसके अकेले की बेसिस पे सजा हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अक्यूज्ड को विक्टिम के घर में जाते हुए देखा गया या निकलते हुए देखा गया, या मान लीजिए कि उसके जूते के निशान मिले, तो या मान लीजिए आखिरी बार उसको देखा गया विक्टिम के साथ, तो ये अकेले सफिशिएंट नहीं होते हैं कि इनकी बेसिस पे सजा हो। भाई मान लीजिए घर में वो गया, घर में जाते हुए देखा गया भले ही, लेकिन हो सकता है पहले ही किसी ने मार दिया हो विक्टिम को। कैसे पता चलेगा? या तो एक एक कड़ियां जुड़ती जाए कि ये घर में गया या बात हुई, फिर उसने चाकू मारा, उसमें चाकू में उसके खून का निशान मिला, और उसके बाद उसकी टेस्ट हुआ, मेडिकल एग्जामिनेशन, वो सारी जगह से हर चीज एक एक कड़ी जुड़ती जा रही, तब तो हो जाएगी सजा। तो ये खुद में सफिशिएंट नहीं होता है एक एविडेंस की जिसके बेसिस पर सजा दी जा सके, अनलेस एंड अनटिल सारी कड़ियां जुड़ जाएं और वो सारी कड़ियां जो हैं वो अक्यूज्ड की गिल्ट की तरफ हो और उसके
जो इनोसेंस है उससे इनकंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप लोगों को और अनाउंस करते हुए चले, हमारे लॉ के कोर्सेज चल रहे हैं। इन लॉ के कोर्सेज में आपको हमारे यहाँ जुडिशरी के कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसके अलग अलग प्लान हैं। खाली मेजर लॉ आपको पढ़ना है या खाली माइनर लॉ पढ़ना है, मेजर और माइनर दोनों पढ़ना है, उसके साथ साथ जीके जीएस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, तो हमारा पूरा जुडिशरी का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। उसके अलावा पीओ एपीओ का अलग कोर्स है, जिसमें सिर्फ मेजर और पीओ और एपीओ के हिसाब से माइनर लॉज आपको मिलेंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ एक और स्पेशल कोर्स चल रहा है लिटिगेशन, ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग का। जो स्टूडेंट्स लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें होती है लिटिगेशन के अंदर सीखने के लिए, केस कैसे फाइल होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है। जैसे आप अपने किसी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट से छोटी छोटी चीजें पूछते हो, तो आपको इन चीज को, इस कोर्स के अंदर आपको वो सारी चीजें सीखने को मिलेगी। एविडेंस कैसे करवाया जाता है, एग्जामिनेशन कैसे होता है, आर्गुमेंट्स कैसे होता है, इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगी। उसके साथ साथ इंग्लिश का एक अलग से कोर्स चल रहा है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है मेंस में आंसर राइटिंग की, और जो इंग्लिश में लिखते हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है पुअर इंग्लिश, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो इस वजह से हमारा एक इंग्लिश का कोर्स चलता है, जिसमें हम लोग सिखाते हैं कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कैपिटल लेटर लिखना है, कैसे आपको जो है अपने आंसर को अच्छा बनाना है। और एक जीके जीएस का चल रहा है, बहुत सारे स्टेट्स में जीके जीएस पूछी जाती है। उसके अलावा बहुत सारे अलग एग्जाम्स में आपको, पीसीएस के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में जीके जीएस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये कवर किया जा रहा है। ठीक है, हमारे कोर्सेज की ज्यादा डिटेल्स जानने के लिए आपको यहाँ पे हम एक नंबर लिख देते हैं, 8840961324 पे आप व्हाट्सएप पे कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सबूतों को हम लोग दो तरीके से, मेनली ब्रॉडली सबूतों को दो तरीके से तौलते हैं। दो तरीके से तौलते हैं, कितना कितना वजनदार है वो सबूत। तो हम लोगों ने उसको नाम दे दिया है, एक नाम दे दिया है सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, दूसरा नाम दे दिया है कोरोबोरेटिव एविडेंस। सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस हम लोग उसको कहते हैं कि जो अकेले में, खुद में, जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। यानी एक ऐसा सबूत जिसके अकेले के ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पर सजा हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई सबूत है, मान लीजिए ये कोई एक सबूत है, कुछ भी हो सकता है, अगर ये मान लीजिए कि ये सब्सटैंटिव एविडेंस पाया गया, तो अब कोर्ट को और सबूतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोर्ट इसके ऊपर रिलाई कर सकता है, प्लस इसके ऊपर सजा भी हो सकती है अगर ऐसा पाया गया कि वो सब्सटैंटिव एविडेंस है। तो एक हो गया सब्सटैंटिव एविडेंस। दूसरा है हमारे पास कोरोबोरेटिव एविडेंस। कोरोबोरेटिव वो एविडेंसेस होते हैं जिनके अकेले बेसिस पर सजा नहीं होती है। इनको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? एक सबूत से दूसरे सबूत को मैच करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, कोरोबोरेट करने के लिए। लेकिन अगर खाली कोई एविडेंस मिला तो, और वो कोरोबोरेटिव है, तो उसके अकेले बेसिस पर सजा नहीं होगी जब तक उसको दूसरे से मैच या वेरीफाई ना करवाया जाए। इसको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये इतना ज्यादा रिलायबल होता है। अगर पाया गया कि ये ट्रस्ट वर्दी है, सही है, जेन्युइन है, तो इसके बेसिस पर सजा हो सकती है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, हम लोग अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ेंगे, जैसे कन्फेशन हो गया, किसी ने कन्फेशन कर दिया, आई विटनेस की गवाही, डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, ये सब सब्सटैंटिव एविडेंस होते हैं। वहीं जैसे कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो पुलिस टीआईपी करती है, कोरोबोरेटिव एविडेंस है। उसी के साथ साथ को अक्यूज्ड का कन्फेशन कोरोबोरेटिव एविडेंस है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वापिस आते हैं हम लोग आगे।